टॉपर्स ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसके पीछे कोई असली साइंस है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा विषय है भारतीय छात्रों के लिए प्रोडक्टिविटी, और हम यहाँ सिर्फ सामान्य टिप्स की बात नहीं करेंगे। हमारी ये पूरी चर्चा खास तौर पर भारतीय एजुकेशन सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में है। स्कूल के एग्जाम्स, सीबीएसई, आईसीएसई जैसी बोर्ड्स और जेईई, नीट, सीयूईटी जैसी बड़ी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं, और आज हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से एक तरह का, कह सकते हैं, पूरा प्रोडक्टिविटी सिस्टम तैयार करना। ये समझना कि बिना बर्नआउट या तनाव के पढ़ाई में बेहतर कैसे बने। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी नींव से कि आखिर ये प्रोडक्टिविटी है क्या। देखिए, ये सवाल ही सबसे बड़ा कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, यहीं से शुरू होता है सब। क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग, खासकर स्टूडेंट्स, गलती करते हैं। एक आम सी सोच है ना कि अरे मैं तो दिन में 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ। बिल्कुल। हाँ। और हमारे हाथ जो मटेरियल लगा है वो इस सोच को सीधे सीधे चुनौती देता है। लेखकों का साफ कहना है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा घंटे लगाना नहीं है। मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप जो जरूरी काम है उसे कुशलता से कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, 3 घंटे की हाई फोकस वाली पढ़ाई जिसमें आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, वो 8 घंटे की उस पढ़ाई से लाख गुना बेहतर है जिसमें आप हर 10 मिनट में फोन देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं या बस किताब खोलकर बैठे हैं। सही बात है। तो असल में प्रोडक्टिविटी के 4 स्तंभ हैं: साफ लक्ष्य, गहरा ध्यान, सही समय पर ब्रेक और एक बैलेंस्ड लाइफ। जिस दिन ये समीकरण समझ आ गया, आधा तनाव तो वहीं खत्म हो जाता है। और जब लक्ष्यों की बात आती है तो यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। हाँ। स्रोत अस्पष्ट लक्ष्यों जैसे इस साल अच्छा करना है और स्मार्ट लक्ष्यों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। हाँ, और ये सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। जैसे स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण है, मैं अगले 3 महीनों तक रोज 20 सवाल हल करके कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में गणित में 85% से ज्यादा नंबर लाऊंगा। एकदम साफ। अब ये लक्ष्य एकदम साफ है। आपको पता है कि क्या करना है, कितना करना है और कब तक करना है। लेकिन अक्सर होता यह है कि नीट क्रैक करना है या बोर्ड में 95% लाने हैं जैसे बड़े लक्ष्य एक पहाड़ की तरह लगते हैं। हाँ, उन्हें देखकर ही घबराहट होने लगती है कि शुरू कहाँ से करें। और इसी मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ने के लिए इन स्रोतों में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाया गया है। क्या है वो? बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को छोटे छोटे रोज के कदमों में तोड़ दो। बिल्कुल। जब कोई स्टूडेंट सोचता है कि मुझे पूरी फिजिक्स खत्म करनी है, तो ये दिमाग पर बोझ डालता है। बिल्कुल। लेकिन अगर लक्ष्य को बदल दिया जाए कि आज मुझे लॉज ऑफ मोशन के 20 न्यूमेरिकल हल करने हैं, तो ये काम अचानक आसान और करने लायक लगने लगता है। ये तो दिमाग के साथ एक तरह का स्मार्ट गेम खेलने जैसा है। बिल्कुल। और इसमें आकर्षक बात यह है कि जब ये छोटे छोटे काम पूरे होते हैं ना, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल, एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक और जरूरी बात जिस पर लेखकों ने बहुत जोर दिया है, वो है एक कठोर फिक्स टाइम टेबल और एक लचीली दिनचर्या के बीच का फर्क। आओ, ये बहुत जरूरी है। कई छात्र एक बहुत ही सख्त टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 6 से 6:30 ये, 6:30 से 7:30 वो, जो 2 दिन में नहीं चल पाता। हाँ, और फिर वो निराश हो जाते हैं। इसकी बजाय एक फ्लेक्सिबल रूटीन बनाने की सलाह दी गई है, जो आपके स्कूल या कॉलेज के समय के साथ सिंक हो और जिसमें आराम और ब्रेक के लिए भी पक्की जगह हो। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन परफेक्शन। आपने रूटीन की बात की, और किसी भी रूटीन का सबसे बड़ा दुश्मन तो प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत होती है। मुझे लगता है हम सब इससे कभी ना कभी जूझते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि स्रोत इस आदत से निपटने के लिए क्या कहता है। हाँ, इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का जिक्र है जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। टाइम ब्लॉकिंग? इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने कैलेंडर में या डायरी में दिन के कुछ घंटे किसी एक ही काम के लिए ब्लॉक कर दें। जैसे शाम 6 से 7 बजे का ब्लॉक सिर्फ गणित। इस 1 घंटे में कोई फोन नहीं, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं। आपका पूरा फोकस सिर्फ गणित पर होगा। और ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो खास तौर पर काम की चीज है। बिल्कुल। जो स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी सब एक साथ मैनेज करते हैं।
टाइम ब्लॉकिंग से दिमाग को साफ सिग्नल मिलता है कि अभी किस चीज पर ध्यान देना है। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ काम के लिए नहीं है। स्रोत कहता है कि अपने ब्रेक और आराम के लिए भी टाइम ब्लॉक करें। अच्छा। जैसे रात 8 से 8:30 डिनर एंड रिलैक्स ब्लॉक। इससे आप बिना किसी गिल्ट के आराम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके प्लान का हिस्सा है। वाह, ये तो गिल्ट फ्री आराम का तरीका है। ये सोच ही तनाव कम कर देती है। आपने जो बात कही वो मुझे एक और जरूरी बिंदु पर ले आती है जो स्रोत में था। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, कैसे पढ़ रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। पैसिव रीडिंग यानी बस किताब को बार बार पढ़ते रहना उतना असरदार नहीं होता। सही पकड़ा। लेखकों ने एक्टिव स्टडी मेथड्स पर बहुत जोर दिया है। एक्टिव स्टडी यानी पढ़ाई में दिमागी तौर पर शामिल होना, जैसे अपने शब्दों में नोट्स बनाना, किसी कॉन्सेप्ट को किसी दोस्त को या खाली कमरे में ही समझाने की कोशिश करना। हाँ। या सबसे जरूरी, पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करना। भारतीय परीक्षाओं के लिए तो ये रामबाण है। यहाँ सिर्फ पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन मायने रखता है। और प्रैक्टिस के रास्ते में आज के समय की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमारा प्यारा स्मार्टफोन। बिल्कुल, ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। आप सिर्फ एक परिभाषा देखने के लिए फोन उठाते हैं और 1 घंटे बाद खुद को रील्स देखते हुए पाते हैं हम सब वहां गए हैं। हाँ, इसके लिए स्रोत कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार नियम सुझाते हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दें। ये तो मुश्किल है, पर शायद सबसे जरूरी भी। हाँ, अगर ये मुमकिन नहीं तो ऐप्स पर टाइमर लगा दें। देखिए, टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ गूगल कैलेंडर और नोशन जैसे टूल्स हैं जो आपको ऑर्गेनाइज रहने में मदद कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के एंडलेस स्क्रॉलिंग वाले ऐप्स हैं। चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। बिल्कुल। अपने बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजों की बात की, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भी तो उतना ही जरूरी है। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी उन लोगों में से था जो कन सोने को मेहनत की निशानी मानते थे। अच्छा। दोस्तों में बातें होती थी, भाई मैं तो कल रात सिर्फ 4 घंटे सोया, और इसमें एक तरह का गर्व महसूस होता था। हाँ, ये कल्चर है एक तरह का। बिल्कुल। इसलिए जब मैंने स्रोत में नींद के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। क्या पढ़ा आपने? स्रोत में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी थी, नींद कोई विलासिता नहीं बल्कि एक अध्ययन का उपकरण है, अ स्टडी टूल। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये बात 100% वैज्ञानिक रूप से सही है। जब हम सोते हैं, खासकर गहरी नींद में, तभी हमारा दिमाग दिन भर में पड़ी गई जानकारी को प्रोसेस करता है। अच्छा। और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। नींद की कमी का सीधा असर याददाश्त और एकाग्रता पर पड़ता है। भारतीय छात्रों के लिए जिनका सिलेबस इतना ज्यादा होता है, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद कोई समय की बर्बादी नहीं, बल्कि एक निवेश है। हाँ, अगले दिन की पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। और नींद के साथ साथ बाकी शरीर का क्या? अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ाई के चक्कर में खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखते। हाँ, और ये बहुत बड़ी गलती है। स्रोत बहुत ही सरल सुझाव देते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। घर का बना पौष्टिक खाना खाएं, फल और सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें और दिन भर पर्याप्त पानी पिए। यहाँ तक कि 15-20 मिनट की एक छोटी सी सैर भी दिमाग को तरोताजा कर सकती है। हाँ, और सोचने की शक्ति बढ़ा सकती है। मूल मंत्र बहुत सीधा है, स्वस्थ शरीर = उत्पादक मस्तिष्क। बिल्कुल। और जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना तो सबसे बड़ा खतरा है। ये बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दा है। बिल्कुल। भारतीय छात्रों पर माता पिता की उम्मीदों का, शिक्षकों के दबाव का और दूसरे छात्रों से लगातार तुलना का बहुत ज्यादा बोझ होता है। हाँ, ये दबाव तो है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अगर तनाव महसूस हो रहा है या आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से, दोस्त, परिवार या काउंसलर से बात करना या मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत की निशानी है। सही बात है। तो हमने मानसिकता की बात की, योजना बनाने की बात की, पढ़ने के तरीकों और स्वास्थ्य पर भी चर्चा की। अब सवाल यह है कि इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए और ये कैसे पक्का किया जाए कि हम सही रास्ते पर हैं। यहीं पर सिस्टम का अगला हिस्सा आता है, सुधार और प्रेरणा। सुधार और प्रेरणा। सिर्फ प्लान बनाना और पढ़ना ही काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि आपका प्लान काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल। इसके लिए स्रोत साप्ताहिक समीक्षा यानी वीकली रिव्यू का आइडिया देता है। हर हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड जो हम खुद को देते हैं। बिल्कुल, हर रविवार को बस 15 मिनट निकालकर खुद से कुछ सवाल पूछें। जैसे कि इस हफ्ते मैंने क्या क्या पूरा किया,
कौन से लक्ष्य अधूरे रह गए और क्यों? मुझे अगले हफ्ते क्या अलग करना चाहिए? ये छोटा सा काम आपको भटकने से बचाता है। इसे हम ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा से जोड़ सकते हैं। यानी ये मानना कि आपकी काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, आप मेहनत से बेहतर हो सकते हैं। मतलब एक खराब टेस्ट में कम नंबर आने का मतलब ये नहीं है कि मैं गणित में कमजोर हूँ, हाँ, बल्कि इसका मतलब है मुझे इस चैप्टर को दोबारा समझने की जरूरत है। ये सोच का फर्क है। एकदम सही। श्रोत एक बहुत अच्छी बात कहता है, हर टॉपर कभी न कहीं असफल हुआ है। ये जानना बहुत जरूरी है। जरूरी बात गलतियों से सीखना है, उनसे डरना नहीं। और इस सीखने की लंबी प्रक्रिया में मोटिवेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है, वरना गाड़ी बीच में रुक जाएगी। बिल्कुल। यहीं पर छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने का महत्व आता है। ये मुझे बहुत पसंद आया। इसे मैं सफलता के लिए छोटी छोटी रिश्वत कहना पसंद करूंगा। हाँ, आप कह सकते हैं। श्रोत में उदाहरण दिया गया है कि एक मुश्किल चैप्टर पूरा करने के बाद अपना पसंदीदा स्नैक खाना या किसी वेब सीरीज का एक एपिसोड देखना। अच्छा, ये छोटे छोटे इनाम दिमाग को ये संदेश देते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है और इससे आगे की पढ़ाई के लिए ऊर्जा मिलती है। ये मोटिवेशन की आग को जलाए रखता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम एक साथ देखें तो मुख्य संदेश ये है कि प्रोडक्टिविटी कोई दबाव या 18 घंटे लगातार पढ़ने का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह संतुलन, स्पष्टता और स्मार्ट प्रयास के बारे में है। किसी टॉपर की नकल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को समझकर एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जो आपके लिए काम करे, अपने लिए। अंतिम संदेश जो इन सारे स्रोतों से निकल कर आता है वो बहुत शक्तिशाली है। छोटा शुरू करें, लगातार बने रहें और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास करें। और जैसा कि स्रोत कहता है, आपका भविष्य आपके इसके लिए धन्यवाद देगा। मैं श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। स्रोत में सही लोगों के साथ अध्ययन करने का भी उल्लेख है, तो इस पर विचार करें। आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपका स्टडी ग्रुप, क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या आपका ध्यान भटकाते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। आपकी शैक्षणिक सफलता सिर्फ आपकी व्यक्तिगत मेहनत पर ही नहीं, बल्कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, इस पर कितनी निर्भर कर सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।